एंट्री टेस्ट, जिसको सोचते ही हमारे दिमाग में एकदम से पिक्चर आ जाती है कि इतना बड़ा, इतना मुश्किल एग्ज़ाम। यस, ये आपकी ज़िंदगी का लाइफ चेंजिंग एग्ज़ाम है, लेकिन इतना मुश्किल होता नहीं जितना हम इसे बना देते हैं। एक दफ़ा जब मैंने अपने टीचर से कहा कि ये तो इतना बड़ा मुश्किल पेपर है, तो मेरे टीचर ने मुझसे कहा कि मेहनत करने वालों के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, और अगर आपके इरादे और जज्बे उरूज पे हों तो कोई भी चीज़ आपके लिए नामुमकिन नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मरियम दिलदार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही आपको कुछ गाइडलाइंस देने जा रही हूँ जो आपको एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। अब आप बोलेंगे कि मैं ये टिप्स आपको क्यों दे सकती हूँ, क्योंकि आई एम MBBS स्टूडेंट एंड आई क्लियर माई एंट्री टेस्ट इन माई सेकेंड अटैम्प्ट एंड अ वेरी गुड परसेंटेज। अब आप बोलेंगे सेकेंड अटैम्प्ट? यस, सेकेंड अटैम्प्ट में को कामयाब इंसान की यही एक बेहतरीन निशानी होती है कि वो दूसरों की कामयाबियों से सीखता है, और सबसे ज़्यादा कामयाबी का एक्सपीरियंस उस इंसान के पास ही होता है, और सबसे ज़्यादा बेहतरीन आपको वही गाइड कर सकता है जो उस फील्ड में सक्सेस और फेल्यूर्स दोनों को फेस कर चुका हो। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी गाइडलाइंस दूंगी जो आपको इस मुश्किल के एग्ज़ाम को आसान बनाने में हेल्पफुल होंगे। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहली बात कि व्हाट इज़ एंट्री टेस्ट। अब ये बल्ला है क्या? दिस इज़ द कॉम्पिटिटिव ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम जिसमें आपको 200 MCQs दिए जाएंगे, जिसको आपने 2 घंटे में एक बबल शीट पे फिल करके सॉल्व करने हैं। अब आपकी 2 घंटे फैसला करेंगे कि आपकी लाइफ में आपका गोल आगे जाने में क्या होने वाला है, आप कौन सी फील्ड में जाने वाले हैं। 4 साल या 2 साल की मेहनत। अब अगर आप एंट्री की जो है वो 9th से 12th तक जो है वो तैयारी कर रहे हो तो 4 साल, पर जो हम सीरियस वाली तैयारी कर रहे होते हैं ना, वो 11 to 12 तक होती है, यानी 2 साल। 2 साल अप्रॉक्सीमेटली 17,520 आवर्स। ये इतने आवर्स की मेहनत, 2 सालों की मेहनत, जिसकी मेहनत का जो हम इनाम जो मिलने वाला होता है वो उन 2 घंटे वो डिसाइड करते हैं कि आइदर वी सिलेक्ट और वी नॉट। अब ये 2 घंटे, अगर आप इसमें अपना सही आउटपुट नहीं दे पाए तो ये 2 घंटे आपकी उस 2 साल 17,520 आवर्स की मेहनत पे पानी फेर देगा। क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपकी 2 सालों की मेहनत सिर्फ एक गलत मेथड की वजह से पूरी बर्बाद हो गई? अब ज़ाहिर तो हमें ये लगता है कि हमने MCQs को ऑप्शन गलत टिक किया तभी हम सेलेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन हकीकत में हमने उसका मेथड ही गलत चूज़ किया होता है, हमने गलत मेथड पे टिक लगाया होता है, तभी हम उसको सही तरीके से नहीं कर पाते। अब सब चाहते हैं कि हम लोग सिलेक्ट हों, अब सब इंटरेस्टेड हैं सिलेक्ट होने में, लेकिन ऑलमोस्ट स्टूडेंट को कोई इंटरेस्ट नहीं है सही वे से पढ़कर सिलेक्ट होने में। अब बात ये आती है कि राइट तरीका आखिर है क्या। सबसे पहली पॉइंट, कॉन्सेप्चुअल पढ़ना। स्टूडेंट्स का माइंडसेट होता है इन लास्ट 3-4 मंथ्स ऑफ एंट्री टेस्ट कि बस रट्टा लगाना है, बुक्स की रिविजन्स निकालनी है, 7 दफ़ा 8 दफ़ा बस बुक्स की रिवीजन निकालो, फिर चाहे कॉन्सेप्ट बिल्कुल ज़ीरो हो। और जब पेपर में कॉन्सेप्चुअल MCQs आते हैं तो इल्ज़ाम क्या लगाते हैं कि अरे यार आउट ऑफ कोर्स आए हैं क्वेश्चंस, बहुत मुश्किल दिए हुए थे MCQs, ये वो, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना। सर स्टीफन हेनरी कॉनवे अपनी बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में कहते हैं कि कभी भी कामयाब नहीं हो सकता वो इंसान जो अपने फेल्यूर्स का ज़िम्मेदार दूसरों को ठहराता है, और हमेशा कामयाब होता है वो इंसान जो अपनी गलतियों का ज़िम्मेदार ख़ुद को ही मानकर अपनी गलती एक्सेप्ट करता है और हिम्मत करके अपनी उस गलती को करेक्ट करता है। अपने जहन से निकाल दें कि आपको सिर्फ रिविजन्स लगानी है और कॉन्सेप्ट भले ज़ीरो हो। नाउ व्हाट यू हैव टू डू कि अपने बुक्स में से सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल पोर्शन ख़त्म करें, जिसमें आपके रट्टे वाला पोर्शन कम हो और आपके कॉन्सेप्ट का पोर्शन ज़्यादा हो। फॉर सपोज़
फिज़िक्स और केमिस्ट्री है, ठीक है। अब आप क्या बोलेंगे कि इसमें तो सिर्फ फार्मूलाज हैं, न्यूमेरिकल्स हैं जिनको सिर्फ रट्टा लगाना होता है। अरे जब आपके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा तो आप डेटा कैसे बना पाएंगे? और जब आपके पास डेटा का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे किस वाले पे कौन सा फार्मूला यूज़ करना है? सो कॉन्सेप्ट बेसिक की है। सो कॉन्सेप्ट वाले पोर्शन को सबसे पहले ख़त्म करें, क्योंकि जो आपके 15 to 20% जो रट्टे वाला पोर्शन होता है सिलेबस में, वो आपका एंड में भी कवर हो जाता है। अब दूसरी बात है कि फोकस तरीके से इन चीज़ों को पढ़ना। अब इन कॉन्सेप्ट्स को सही तरह से पढ़ने के लिए मैंने पहले 2 वीडियोस बताई हुई हैं कि हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली एंड हाउ टू रिमेंबर यू 100% ऑफ सिलेबस फॉर लॉन्ग टाइम। सो आप अगर उन पे अमल कर लेते हैं तो आप अपने सिलेबस का बहुत सारा पोर्शन जो है, फिर चाहे वो रट्टे वाला हो या कॉन्सेप्ट्स वाला हो, बहुत देर तक याद भी रख सकते हैं और इफेक्टिवली तरीके से उसको पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तीसरी पॉइंट आती है प्रैक्टिस। अब ये जो चीज़ है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये आप यूँ कह लें कि ये हेड है सारी चीज़ों की। अब आपने क्या करना है कि आज से ही अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें, क्योंकि कल पे रिलाय करने वाले कभी भी जो है वो कामयाब नहीं हो पाते। अब आपके पास जितने भी लास्ट 10 ईयर्स के पास पेपर्स हैं, सबसे पहले वो सॉल्व करें। फिर चाहे आपकी कोर्स की रिवीजन हुई है या नहीं हुई है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं या नहीं है, सबसे पहले अपने लास्ट 10 ईयर्स के पास को सॉल्व करें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको पता चलेंगे कि कौन सा पोर्शन कितना एग्ज़ाम में आता है और कौन सा पोर्शन कितना लाजमी आता है, और एमसीक्यूज़ का आइडिया होगा आपको कि कहाँ कहाँ से एमसीक्यूज़ आते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है कि उन कॉन्सेप्ट्स को नोट डाउन कर लेना है। वो एमसीक्यूज़ हैं, चाहे वो न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, या न्यू कोई फार्मूला या इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, तो वो आपको नोट डाउन करके वो दोबारा आपको याद करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो मेजर पोर्शन है आपके, मतलब न्यूमेरिकल्स वगैरह या आपके फार्मूलाज की प्रैक्टिस हो जाएगी आपके पास। और जब आपकी प्रैक्टिस, आपकी जब कैलकुलेशन पक्की होती है ना, स्पेशली जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास अलाउ नहीं होता कि वो कैलकुलेटर यूज़ करें कैलकुलेशन के लिए, तो उनके लिए तो ये बेहतरीन चीज़ है कि वो जब तक अपने न्यूमेरिकल्स पे की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उनकी कभी भी कैलकुलेशन पे ग्रिप नहीं हो पाएगी। और जब कैलकुलेशन पे ही ग्रिप नहीं है तो आप वहाँ पे अपना सारा टाइम कैलकुलेशन में ही वेस्ट कर लेंगे। अब पहली बात तो आप नोट डाउन कर लें कि लास्ट 10 ईयर्स के पास, यानी वहीं जो आपके टेस्ट से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर आप एनटीएस आपका टेस्ट कंडक्ट करिए तो लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स जो एनटीएस के वहीं आपको सॉल्व करने हैं। प्रैक्टिस जो एक्सरसाइज बुक्स होते हैं लाइक सेट, एमकेट, ए लेवल, ओ लेवल, ये नहीं करने हैं आपको। ये आपको तब करने होते हैं जब आप कोचिंग ले रहे होते हैं फर्स्ट ईयर इंटर में इन चीज़ों की, तो तब आपको करने होते हैं। हाँ, जो इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके कोर्स से रिलेटेड, वो आपके पास में आए हुए होते हैं और उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने उसमें आए होते हैं, उतने ही क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है उनमें से, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आप टाइम सेव करके एफिशिएंटली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब आपको उन पास को ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करना है। यूँ समझें कि अपने सिलेबस की रिवीजन से भी ज़्यादा आपने उन पास की रिपीटली सॉल्व करना होता है उनको। फिर एटलीस्ट आपको 5 to 10 टाइम्स तो आपको उन पास को रिपीटली सॉल्व ज़रूर करना है। इससे क्या होता है कि एक तो आपकी रिवीजन कॉन्सेप्ट्स पक्के होते हैं, दिमाग में से इस तरीके से वो याद रहते हैं आपको। दूसरी बात कि आपके जो रट्टे वाला पोर्शन है वो भी आपको सही तरीके से याद रहता है। और तीसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि हर साल 5 से 6 क्वेश्चन पास के ऐसे होते हैं जो आपकी टेस्ट में आए ही आए होते हैं, तो उनकी भी आपको जो है वो प्रैक्टिस हो जाती है। और वो आपके सामने जब आ जाएंगे तो आप कह लेंगे फ़ौरन से आप वो अटैम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि वो आपके पास के एग्ज़ाम से। और यूँ समझें कि ये 5 to 6 मार्क्स आपकी बोनस मार्क्स हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ इस प्रैक्टिस से ही मिल सकती हैं। अब चौथी पॉइंट है प्रैक्टिस इन अ राइट वे। अब जब भी पॉज सॉल्व करें ना, तो अपना माहौल एंट्री की तरह बनाएं। पहली पॉइंट कि जब भी आप लास्ट 10 ईयर्स के पास सॉल्व करें, एक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं तो उतने ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आपने जितने आपके एंट्री में आने होते हैं, और उतने ही टाइम में जितना आपको एंट्री में दिया जाता है। दूसरी पॉइंट कि उसी तरीके से आपको ऑप्शन बबल शीट में फिल करना है जैसे आपको वहाँ पे दी जाती है। तीसरी पॉइंट कि वैसे ही जो है आपको एक सेपरेट पेपर लेके उस पर कैलकुलेशन करनी है विदाउट कैलकुलेटर, ताकि आपकी प्रैक्टिस कैलकुलेशन पे पक्की हो।
इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब आप एंट्री के माहौल में जाओगे तो आपको हेजिटेशन नहीं होगी कि माहौल ऐसा है, टाइम इतना है या बबल्स पे फिल करना है आपको, तो आप हेजिटेट नहीं होंगे क्योंकि आपकी प्रैक्टिस उस हिसाब से हुई होगी। दूसरी बात कि आपको टाइम के हिसाब से अपने क्वेश्चंस पूरे करने की प्रैक्टिस होगी। तीसरी बात कि आपका जो है वो जो कॉन्फिडेंस है वो इससे बूस्टअप होगा कि आपकी तैयारी कितनी है। आपको जब ये पता चलेगा तो आपका कॉन्फिडेंस और भी बिल्डअप होता है। जब आपको पता चलता है कि हाँ ये मैंने टेस्ट सॉल्व कर ली, तो अगर ये कर लिया तो मैं वहाँ पर भी ज़रूर कर लूँगी। अब लास्ट जो इसका फ़ायदा ये है इम्पॉर्टेंटली कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा पक्के होने और आपकी जो है कैलकुलेशन पक्की होगी इसमें, और आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं, फार्मूलाज हैं, वो भी आपके रिपीट हो जाएंगे। और एक बात और कि जब भी आप कोई टेस्ट सॉल्व करें तो उसका कोर्स वैसे एस्टिमेटेड करें जैसे हम एंट्री टेस्ट की चेक करने के बाद करते हैं। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि आप में इम्प्रूवमेंट कितनी आई है। नंबर 5 थिंग, रिविज़न। अब जब आपने कॉन्सेप्चुअल पोर्शन और पास की रिविजन्स 5 या 6 टाइम्स ख़त्म कर लिए, तो अब आप उस पोर्शन को ख़त्म करें जो आपके रट्टे वाला पोर्शन होता है। और इस के बारे में आपको कहूँगी कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट याद करने के लिए लाजमी आपको 4 रिविजन्स करनी चाहिए। पहली उस इन्फॉर्मेशन या उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद, दूसरी 1 दिन के बाद, तीसरी 1 वीक के बाद और चौथी 1 मंथ के बाद। इससे आप उस कॉन्सेप्ट को, उन रटे वाली चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक नहीं भूल पाते। और एक टाइम सेविंग रिविजन्स के लिए आपको क्या करना होता है कि अगर आप फॉर सपोज़ कि आपके एंट्री में 15 दिन बचे हैं या 1 मंथ बचा है, तो उसके लिए क्या करना है आपको कि जब आप ये कॉन्सेप्ट शुरू में पढ़ रहे हैं या पास में कोई न्यू कॉन्सेप्ट आ रहा है या न्यू MCQs आ रहा है या न्यू फार्मूला आ रहा है, न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो उसको फ़ौरन से आपने अपने बुक में हाईलाइट कर लेना है या साइड से उसको नोट कर लेना है, या फिर अलग से आप उसको नोट्स भी बना सकते हैं। और मेक श्योर कि एंट्री से 15 डेज़ पहले आपको वही हाइलाइटेड पॉइंट्स, वही नोट्स जो हैं वो रिपीट करने हैं जो आपके पास में दिए गए हैं या जो आपको लगता है कि ये आ सकते हैं। एक और बेहतरीन पॉइंट एंट्री के लिए कि एग्ज़ाम के 5 डे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपने 10 ईयर्स के पास को एक दफ़ा दोबारा सॉल्व करना है। फिर चाहे बेशक आपने उसको 10 बार 15 बार पहले भी रिपीटेडली सॉल्व किया हो, लेकिन एंट्री टेस्ट के 5 दिन पहले आपको वो लास्ट 10 डेज़ के पास पेपर ज़रूर ख़त्म करने हैं, ताकि आपकी हिम्मत में भी इजाफ़ा हो, ताकि आपको मुकम्मल यकीन हो कि आपकी तैयारी पूरी है और आपके पेपर में जो आपके पास के क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं उनकी भी आपको फ़ौरन से वो आपको याद हो जाए। स्पेशली वो वाले क्वेश्चंस जिनमें हमने रट्टा लगा ऑप्शन याद करना होता है, जिसको जो है ना, जिनकी कैलकुलेशन करने का इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। तो कुछ ऐसे भी अगर पास में आपके लग जाते हैं तो आपको ऑप्शन याद होता है कि हाँ इसका आंसर तो ये निकला था, तो आप फ़ौरन से वो जो है ना अटैम्प्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। नंबर 6 पॉइंट, इंक्रीज स्टडी ग्राफ। अब जब भी आप पास सॉल्व करें तो एंट्री के माहौल की तरह करें, और दूसरा अपना कोर्स जो है ना, स्कोर जो है वो एस्टिमेट करने की कोशिश करें। और जब भी आप एक जो है वो एंट्री टेस्ट सॉल्व की है आपने, ठीक है, उसका आपने स्कोर कैलकुलेट किया कि मेरा इतना आया इसमें, जब आपने दूसरी सॉल्व की तो लाजमी आपका स्कोर दूसरी वाले में पहली वाले से ज़्यादा होना चाहिए। इससे आपका एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ अब जो है वो मेरी तैयारी राइट डायरेक्शन में जा रही है, और दूसरी बात ये कि आप जो है ना वो इम्प्रूव कर पाएंगे अपनी चीज़ों को। अगर आप किसी भी चीज़ में कम है, लाइक कैलकुलेशन में या फिर जो है वो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आपकी कुछ भी कमी है तो आप पूरी कर सकते हैं उसी टाइम से, लेकिन आपका वो ग्राफ यूं ही इंक्रीज़ होना चाहिए, तभी आपकी इम्प्रूवमेंट सही डायरेक्शन में जा रही है। नंबर 7 पॉइंट, इंक्रीज़ योर कॉन्फिडेंस। अब आपने सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी तो पूरी कर ली, ठीक है, लेकिन अगर आपका माइंड सेट नहीं कि आपके पास सेल्फ मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस नहीं, तो आप कभी भी अपना बेस्ट नहीं दे पाते। और माइंड तभी स्ट्रेस फ्री होता है जब आपको यकीन होता है कि आपकी तैयारी पूरी है, जो कि मैंने आपको पहले स्टेप्स बताए जिससे आप अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं, तभी आपको वो मोटिवेशन आपको मिल सकती है। अब सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज़्यादा तब मिलती है जब आपका पूरा इंटरेस्ट हो अपने गोल पे, जब आपका दिल अड़ जाए कि चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, बस मुझे सिलेक्ट होना है। फिर दिल आपके दिमाग को फ़ौरन से सिग्नल देता है कि चाहे तुम्हें कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, चाहे कितने भी एफर्ट्स करने पड़े, लेकिन सिलेक्शन होनी है तो बस होनी है।
फिर आपका माइंड एकदम से आपकी बॉडी मोटिवेट होता है और आपकी बॉडी को एनर्जी देता है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। दूसरी बात कि जब आपको अपने आप पे, अपनी मेहनत पे यकीन होता है तो आप में खुद ब खुद कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चला जाता है। अब आपको अपने आप को यकीन दिलाना है कि मेरी तैयारी पूरी है और हाँ, ये चीज़ मैं कर सकती हूँ, मेरी इतनी एबिलिटी है ये चीज़ करने की। फिर चाहे वो एतमाद आप ख़ुद को विजुअलाइजेशन से दिलाएं या सेल्फ टॉकिंग करके कि अरे चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, चाहे कितना भी मुश्किल हो, लेकिन मेरी मेहनत के आगे कुछ भी नहीं। आपको यकीन होना चाहिए अपने अल्लाह पे, अपने क्रिएटर पे, कि वो आपकी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं करेगा। और कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट ना करें ये सोच के कि फ़लाँ बंदा मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, मैं रह जाऊँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपनी इंटेलिजेंस पे नहीं बल्कि अपने हार्डवर्क पे यकीन रखें। क्योंकि दुनिया में कामयाब वो नहीं होते जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बल्कि कामयाब वो होते हैं जो सबसे ज़्यादा हार्डवर्क होते हैं। सो आई होप कि ये पॉइंट्स आपके काम आए। इन्हें लाइक करें, शेयर करें अपने कुलीग्स के साथ ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से एंट्री की टाइम मैनेजमेंट करनी है। एंड इन द थर्ड पार्ट आई विल टेल यू अबाउट दी ट्रिक्स जिससे आपको MCQs अटैम्प्ट करने में आसानी होगी। सो सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।